हम आपको बताएंगे कि आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन कैसा रहा और इस बार की लोकसभा पिछली लोकसभाओं से अलग कैसे है और क्यों है। आज पहले दिन ही कुछ बदला बदला नजर आ रहा था, पहले दिन ही बदलाव नजर आ रहा था। आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन को आप इन 3 भागों में बांट सकते हैं और ये 3 भाग हैं शपथ, संविधान और अग्निपथ। शपथ इसलिए क्योंकि आज लोकसभा के निर्वाचित सांसदों ने संसद की सदस्यता की शपथ ली। संविधान इसलिए क्योंकि आज विपक्षी दलों के तमाम सांसद संविधान की एक प्रति लेकर अपने अपने हाथों में लोकसभा में आए थे और जब प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद के रूप में अपनी सदस्यता की शपथ ली, तब इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाकर उनका विरोध किया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ली हुई थी और वो उस समय प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे हाथ उठाकर संविधान की प्रति दिखा रहे थे या मानो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें संविधान याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। अभी विपक्षी दलों का कहना है कि देश का संविधान खतरे में है और मोदी सरकार संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन सरकार का कहना है कि जिस संविधान में विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री को उनकी नई सरकार के लिए बधाई देना तक जरूरी नहीं समझते और लोकतंत्र से भी ऊपर राजनीति को रखते हैं, वो विपक्ष और उसके नेता किस मुंह से संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आप खुद देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नई सरकार के लिए बधाई नहीं दी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान दिखाकर उनका विरोध कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि राहुल गांधी इस समय संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। कह रहे हैं कि कल काला दिवस है, कल इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आज का दिन ऐसा था जैसे चुनाव तो हो चुका, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी चुनाव होना बाकी है और वो चुनाव प्रचार अपना वैसे ही जारी रखे हुए है जैसा कि चुनाव से पहले चल रहा था। तो बड़ी बात जो आज देखने को मिल रही है और आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी वो ये कि जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, नतीजे आने के बाद भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार रोका नहीं है। उनका चुनाव प्रचार अब भी जारी है, यानी वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग हो चुकी, बीजेपी अपनी सरकार, गठबंधन की सरकार बना चुकी, लेकिन विपक्ष का चुनाव प्रचार जारी है और विपक्ष हर रोज संसद सत्र के दौरान इसी बहाने से अपना चुनाव प्रचार ऐसे ही जारी रखेगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वो 5 साल इस सरकार को या तो चलने ही नहीं देंगे और अगर चलने भी देंगे तो बहुत मुश्किल से और कदम कदम पर वो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। ये इत्तेफाक ही है कि आज जब कांग्रेस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है, तब आज से 49 वर्ष पहले इसी दिन 24 जून 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भारत में
इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था और भारत के संविधान और लोकतंत्र की तब धज्जियां उड़ा दी थी। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज संविधान का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गलत दिन का चुनाव कर लिया। कम से कम आज के दिन कांग्रेस को संविधान का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उस समय आज से 49 वर्ष पहले इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने रायबरेली में चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी माना और कहा कि इंदिरा गांधी अगले 6 वर्षों तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती। और हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। यानी इंदिरा गांधी हाई कोर्ट में हारी और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद आज के दिन इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया और उस समय इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे, जिनका एक कार्टून उस समय भी बड़ा चर्चित था और आज भी इस कार्टून की बड़ी चर्चा होती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कार्टून उस समय छपा था अखबारों में। इसमें दिखाया गया है कि फखरुद्दीन अली अहमद अपने बाथ टब में है और सरकार उन्हें जो अध्यादेश देती थी उन पर वो आंखें मूंद कर ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिया करते थे। और 25 जून को भी यही हुआ, सरकार की तरफ से अध्यादेश आया इमरजेंसी का और उन्होंने कुछ इसी तरह से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और बड़ी बात यह है कि जब पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए तब रात के 11:30 बज रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने की वजह से उस दिन राष्ट्रपति देर से सोए थे। और देखिए कार्टून में क्या लिखा है, कार्टून में लिखा है, इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेज जस्ट आस्क देम टू वेट। मतलब अभी तो मैं बाथ टब में हूं, अगर और भी कोई ऑर्डिनेंस हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद करता हूं मैं। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रात को इमरजेंसी के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को टेलीफोन करके यह सूचना दी कि इंदिरा गांधी अपने आवास पर 1 घंटे के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग करना चाहती हैं और इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा यह भी इंदिरा गांधी स्वयं ही बैठक शुरू होने के बाद मंत्रियों को बताएंगी। यानी 5 बजे कैबिनेट मिनिस्टर्स को फोन जाता है कि 6 बजे मीटिंग होगी और किसी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। 6 बजे जब यह कैबिनेट बैठक शुरू हुई तब भी किसी मंत्री को इंदिरा गांधी के इतने बड़े फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया था और उनके कैबिनेट मंत्रियों को ही इसकी कोई सूचना नहीं थी, भनक तक नहीं थी। लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी और सुबह 7 बजे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर देश के सामने रेडियो पर यह ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें भी अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया था। और वर्ष 2000 में मैंने खुद इंद्र कुमार गुजराल का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि इमरजेंसी का फैसला पूरी तरह से इंदिरा गांधी का था और उन्होंने अपने मंत्रियों को इस फैसले की भनक तक लगने नहीं दी थी। लेकिन आज राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसद लोकसभा में संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जबकि सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी तो वो खुद ही रहे हैं। सोचिए अगर ये संविधान ना होता और ये लोकतंत्र ना होता तो क्या इस देश में एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति
जो कि खुद ओबीसी है, क्या वो लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था? और अगर प्रधानमंत्री मोदी संविधान विरोधी होते तो क्या पिछले 10 वर्षों में जब उनके पास पूर्ण बहुमत था तब क्या वो संविधान को बदल नहीं सकते थे? उनके पास 10 साल का मौका था संविधान को बदलने का, उन्होंने तब भी नहीं किया। संविधान और शपथ के बाद अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अग्निपथ के बारे में बताते हैं, और वो ये कि इस बार की लोकसभा पिछली 2 लोकसभाओं से अलग क्यों है। आज लोकसभा का पहला दिन था, सब कुछ बड़ा अलग अलग नजर आ रहा था। पहली बात, पहले के मुकाबले इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। इस बार लोकसभा में विपक्ष के पास 234 सांसद हैं, जबकि पिछली बार लोकसभा में विपक्ष के पास सिर्फ 142 सांसद थे। तो सोचिए 2019 में सरकार के पास 332 और विपक्ष के पास सिर्फ 142, यानी जो पलड़ा था वो सरकार का बड़ा भारी था पिछली बार। लेकिन इस बार सरकार के पास 293 और विपक्ष के पास 234। और इस बार ये जो लड़ाई है ये बराबरी की है, या फिर समझ लीजिए कि दोनों टीमों में सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। और जब 19-20 का अंतर होता है तो जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, मैच होता है, वो काफी दिलचस्प हो जाता है। आखिरी बॉल तक मैच खींचता है, और इस बार भी आपको यही दिखाई देगा। दूसरा, 16वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 282, 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 303, और जबकि इस बार बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार को लीड कर रहे हैं, जिसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें सामान्य से सामान्य बिल पास कराने के लिए भी एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया है, और 5 साल बाद वो इस तरह की स्थिति का सामना करेंगे। तो ये एक बिल्कुल 2 नई बातें हैं, एक विपक्ष का बहुत मजबूत होना इस बार, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन की सरकार में है। तीसरा, इस बार लोकसभा में विपक्ष की तरफ से 2 लड़कों की जोड़ी आपको दिखाई देगी, जिसमें एक तरफ होंगे राहुल गांधी और दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। लोकसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके पास 98 सांसद हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके पास 37 सांसद हैं, और चौथी सबसे बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसके पास 29 सांसद हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार मजबूत विपक्ष की एक नई चुनौती है। और ये जो मजबूत विपक्ष है, इसके 2 चेहरे हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। राहुल गांधी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय भारत में, और अखिलेश यादव की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत में। इसलिए इस बार आपको राहुल गांधी का एक नया और अलग रूप लोकसभा में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अखिलेश यादव भी पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे, क्योंकि 37 सीटों का जो जोर होता है, 37 सीटों की जो ताकत होती है, वो आपको अखिलेश यादव के अंदर इस बार लोकसभा में दिखाई देगी। इसलिए विपक्ष जो है, विपक्ष की जो पूरी टीम है, वो इन 2 कप्तानों को, या आप कह सकते हैं ये विपक्ष की टीम के कप्तान और उप कप्तान हैं, इसलिए इनकी पारी पर आपको इस बार खास ध्यान देना होगा। चौथी बात, इस बार की लोकसभा में काम कम और हंगामा ज्यादा हो सकता है, जिसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर उसकी घेराबंदी करेगा और उसके विश्वास मत को कदम कदम पर चुनौती देगा। इसलिए इस बार ज्यादा फायरवर्क्स होंगे, इस बार ज्यादा विवाद होंगे, इस बार ज्यादा संघर्ष आपको लोकसभा में दिखाई देगा। इस बात को शायद प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं, और इसीलिए आज उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत, लेकिन सदन चलाने के लिए सहमति जरूरी होती है। हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के
संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। जब नतीजे आए थे चुनाव के तो बहुत सारे लोगों को यह लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा सरकार को लीड करने की आदत रही है और उन्होंने भी कभी भी गठबंधन की स्थिति का सामना नहीं किया है। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो इस बात को साबित करती है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को मानसिक रूप से गठबंधन की इस नई परिस्थिति में ढाल लिया है और आज वो सहमति की बात कर रहे हैं। इस बार नई सरकार का पहला सत्र पिछली बार के नए सत्र से 40 दिन छोटा है। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 50 दिनों का था, जबकि इस बार 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सिर्फ 10 दिनों का है, जिसमें कुल 8 बैठकें होंगी और इस सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करेगी। इसलिए अभी आपको बता देते हैं कि इन 10 दिनों में क्या क्या हो सकता है। इस बार 10 दिनों के संसद सत्र में पहले 2 दिन 24 और 25 जून को नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा, जिसमें यह भी पता चल जाएगा कि सरकार के पक्ष में एनडीए के सभी 293 सांसद एकजुट हैं भी या नहीं। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे और उनके अलावा तमाम बड़े बड़े नेताओं के भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान तो आपने इन सब के भाषण लगातार सुने ही, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने के बाद इस बार संसद में आपको प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनने को मिलेगा, राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी। अब आप ये देखिए कि जब लोकसभा में विपक्ष के पास मजबूत संख्या बल होता है तो सरकार की चुनौती और मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। आज जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली तो इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद उनके खिलाफ नारे लगाने लगे और विपक्ष के जो नेता हैं और सांसद वो नीट नीट के शोर से उनके प्रति उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे और नीट नीट सदन में गूंजने लगा। तो आजकल नीट की परीक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोकसभा में भी आज नीट नीट गूंज रहा था और विपक्ष ने जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आए तो बार बार उनके खिलाफ नीट नीट कहकर ये नारेबाजी करने की कोशिश की। और जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि विपक्ष की जो संख्या बल है वो इस बार काफी ज्यादा है और अब सरकार को कदम कदम पर ऐसी नारेबाजी, ऐसी हूटिंग का सामना करना पड़ेगा जो पहले नहीं था। आज जब हमारे देश में संस्कृत भाषा लगभग विलुप्त होती जा रही है तब बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने आज संस्कृत भाषा में शपथ लेकर संस्कृत भाषा को लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा मंच दिया है। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। बांसुरी स्वराज की मां और दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा की सदस्यता संस्कृत भाषा में ही ली थी। उन्होंने भी शपथ ऐसे ही संस्कृत भाषा में ली थी और ऐसा लगता है कि बांसुरी ने अपनी मां की परंपरा को ही आज आगे बढ़ाया है। अहम सुषमा स्वराजः
लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। राजनीति की खबरों की अगर हम बात करें तो एक और खबर है जिसकी चर्चा हो रही है और वो है मायावती के बारे में। अब हम आपको मायावती की फैमिली इंजीनियरिंग दिखाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नेता फैमिली इंजीनियरिंग भी करते हैं और इसके तहत मायावती ने 47 दिन के बाद एक बड़ा यू टर्न लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था और मायावती ने भी तब यह वादा किया था कि वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। लेकिन अब मायावती ने तय किया है कि आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी 29 वर्ष के आकाश आनंद के पास रहेगा। तो आकाश आनंद बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े लकी हैं कि 29 वर्ष की उम्र में तो बहुत सारे लोगों को विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलता, 29 साल की उम्र में तो लोकसभा का टिकट भी लोगों को नहीं मिलता, लेकिन आकाश आनंद 29 वर्ष की उम्र में अब बीएसपी को लीड करेंगे। 68 वर्ष की मायावती के इस फैसले पर हर किसी को हैरानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ही पिछले चुनाव के दौरान 7 मई को यह बयान दिया था कि आकाश आनंद अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है और जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक पार्टी की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाएगी। खुद उन्होंने ये कहा था। लेकिन 47 दिनों में ही मायावती ने यू टर्न ले लिया और इसीलिए आज हर कोई उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि 47 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद परिपक्व भी हो गए, वो काबिल भी बन गए और बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी भी वो बन गए। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव में आकाश आनंद ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए थे, जिसके बाद मायावती ने उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाते हुए उन्हें पार्टी में सभी पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन जब चुनाव में बीएसपी को देश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली तो मायावती ने अपनी रणनीति को बदला और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्हें पार्टी की वो सारी जिम्मेदारियां दोबारा से सौंप दी। और आज उन्होंने एक बैठक की जिसमें यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन चुनावों की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद ही संभालेंगे। आकाश आनंद का मायावती को चरण स्पर्श करना और मायावती का आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखना काफी कुछ संदेश दे गया। नतीजन बैठक के ठीक बाद निर्णय आता है और आकाश आनंद को वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया जाता है। बसपा की नजर अब उपचुनाव पर है और उस दलित वोट बैंक पर है जो काफी हद तक इंडिया अलायंस में शिफ्ट हो गया है। लेकिन एक बात साफ है कि आकाश आनंद की वापसी से बसपा समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नया जोश वापस आ गया है। माननीय बहन जी ने आज पुनः आकाश आनंद जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है। माननीय बहन जी ने उनको पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश की बड़ी जिम्मेवारी दिया है। आप लोग की मांग थी लगातार आकाश आनंद, लगातार हम लोगों की मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी, तमाम नौजवानों की मांग थी कि आकाश आनंद जी को पुनः लाया जाए। बहन जी ने हार की समीक्षा की है, बताया है कैसे कैसे हम लोग आगे लड़ना है, गठबंधन नहीं करना है किसी से, हम लोग को अकेले लड़ना है, अकेले आगे बढ़ना है। अच्छा, ये आकाश आनंद को लेकर क्या चर्चा रही? आकाश आनंद जी की वापसी हो चुकी है, हम लोग बहुत खुशी की लहर है, बहुजन समाज पार्टी में खुशी की लहर है। तो आकाश आनंद 47 दिन के वनवास के बाद, छोटे से वनवास के बाद वापस लौट आए हैं। अब देखिए कि मायावती ने ये अपना जो फैसला था ये बदला क्यों। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खराब प्रदर्शन। इस बार बीएसपी ने देश की 424 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मायावती की पार्टी इनमें से एक भी सीट जीत नहीं पाई। सोचिए, 424 सीटें लड़ी, एक भी नहीं जीती। और उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी की जबरदस्त हार हुई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को देश में 3.7% वोट मिले थे, जबकि उत्तर प्रदेश में 19.4% वोट मिले। लेकिन इस बार बीएसपी को पूरे देश में 2% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ
9.4% वोट मिले और बीएसपी का जनाधार ऐतिहासिक रूप से इतना कम हो गया कि दलित और पिछड़े वर्ग के वोट भी इस बार बीएसपी को ठीक से नहीं मिले। और अब नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद खुद को काशीराम की राजनीति का असली वारिस और संवाहक बता रहे हैं। और यही वजह है कि 68 वर्ष की मायावती ने 29 वर्ष के आकाश आनंद को बीएसपी की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि अब लड़ाई का समय आ गया है। इस फैसले का दूसरा बड़ा कारण है कि मायावती के पास बीएसपी में ऐसा कोई नेता नहीं जिन पर उन्हें विश्वास हो। पिछले 10 वर्षों में बीएसपी के 14 बड़े नेताओं ने मायावती के साथ राजनीतिक विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से मायावती को अपनी पार्टी के नेताओं पर अब इतना भरोसा नहीं रहा। और दूसरा क्या है कि मायावती ने अपनी पार्टी में एक जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है वो पैदा ही नहीं की। तो बीएसपी में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, नंबर 2 बीएसपी में कोई नहीं है, जिसकी वजह से आकाश आनंद को बीएसपी की जिम्मेदारी मिलना निश्चित था, क्योंकि मायावती के पास इस समय कोई भी भरोसेमंद नेता है नहीं, उनके परिवार में और कोई है नहीं। बीएसपी में मायावती के बाद नंबर 2 नंबर 3 का कोई नेता नहीं है, इसलिए ऐसे समय में आकाश आनंद पर विश्वास करना ही मायावती के पास एकमात्र विकल्प बचता है। चौथा, बीएसपी का गिरता जनाधार बीजेपी के लिए भी बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि बीएसपी जितनी कमजोर होगी विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उतनी ही मजबूत होती चली जाएंगी। जो बड़ा कारण है वो ये है कि बीएसपी का जो पिछड़ा वोट है, पिछड़े वर्ग का जो वोट है, जो दलित वोट है, वो इस बार बीएसपी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में चला गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर हो गई कि उसने 37 सीटें इस बार लोकसभा में जीत ली हैं। इसलिए ये खतरे की घंटी है। अगर आकाश आनंद मायावती के भतीजे ना होते तो शायद उन्हें काशीराम की ये पार्टी अपनी बुआ मायावती के इस तोहफे में कभी ना मिलती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आकाश आनंद को अब तक बीएसपी में जितने भी टास्क मिले हैं वो ज्यादातर में सफल नहीं हो पाए हैं। काशीराम के जमाने में बीएसपी को देश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था और काशीराम ने दिसंबर 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तब मायावती 46 वर्ष की थी, जबकि मायावती ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इसका कारण सिर्फ फैमिली इंजीनियरिंग है, जिसमें परिवार को ही पद मिलता है। और यहां बात सिर्फ मायावती की नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा दलित वोट बैंक को आप समझ लीजिए कि अगर मायावती आने वाले समय में अपने इस दलित वोट बैंक को पकड़कर नहीं रख पाई तो ये दलित वोट बैंक छिटक जाएगा और ये या तो कांग्रेस में जाएगा और या फिर समाजवादी पार्टी में जाएगा, जिससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में आपको एक बड़ा ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। और जितनी विपक्षी पार्टियां मजबूत होती चली जाएंगी, बीजेपी को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। इसलिए बीजेपी भी ये चाहेगी और बीएसपी को तो ये कोशिश करनी ही होगी कि उसे वापस इस गेम में आना होगा, उसे वापस इस मैच में आना होगा और अगले 5 साल बीएसपी को अपनी जोर शोर से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक युवा नेता चाहिए जिसके पास ताकत हो। मायावती 68 वर्ष की हैं और हो सकता है कि अब वो इतनी सक्रिय भी नहीं रही, इसलिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं था अपने भतीजे को चुनने का। लेकिन फिर आपके दिमाग में यह भी बात आएगी कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो असल में राजनीति की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह जाती हैं, जिसमें सिर्फ परिवार के लोगों को ही मौका दिया जाता है। हमारे देश में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बनाया, इसी तरह बाकी नेताओं ने भी किया, शिवसेना ने भी यही किया। हर पार्टी में अगर आप देखेंगे तो सबका यही है। इसका एक कारण अगर आप देखें तो ये तो है ही कि ये सारी पारिवारिक पार्टियां हैं, लेकिन एक दूसरा कारण भी है। और दूसरा कारण यह है कि राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि यहां ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। अब जब कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, इसका मतलब आपकी पार्टी में जो आपके करीबी नेता हैं, आपकी पार्टी में जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, वो भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं है। और राजनीति में ऐसा बहुत होता है, जब अगर कोई चाहे भी किसी दूसरे नेता पर जो उसके परिवार का नहीं है उस पर भरोसा करे तो लोग धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपने शिवसेना में भी देख लिया होगा, शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे आज कहते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। लेकिन मायावती अकेली है। और आपको एक और उदाहरण मैं देता हूं, जयललिता की जो AIADMK पार्टी थी, जयललिता भी अकेली थी, उनके परिवार में कोई नहीं था। इसी प्रकार से मायावती भी अकेली ही है।
जब जयललिता का निधन हुआ उसके बाद से उनकी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया और जयललिता के जीते जी भी उनके बहुत सारे अपने लोगों ने उन्हें धोखा दिया। इसी प्रकार से मायावती भी, मायावती अकेली है। मायावती के परिवार में उनके भाई और भतीजे को उन्होंने बहुत प्रमोट किया और उनका भी यही कारण है कि उनकी पार्टी में भी आज कोई बचा नहीं है और इसी वजह से आकाश आनंद को ये मौका मिला है। अब देखिए, आकाश आनंद जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक के बाद लगातार मीडिया में इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज में जो वो बातें कर रहे थे मीडिया से, वो बातें बहुत सारी ऐसी थीं जिसमें ऐसा लगता था कि अभी वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। फिर अपने एक भाषण में उन्होंने बीजेपी को आतंकियों की पार्टी कह दिया था, जिस पर उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया था और उस समय मामला इतना सेंसिटिव था कि बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि ये मामला आगे बढ़े। ये बात चिंगारी की तरह फैल सकती थी जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता था और बीएसपी भी शायद ये बात नहीं चाहती होगी और इसीलिए रातों रात आकाश आनंद को उस बयान के बाद हटा दिया गया ताकि इसका मिनिमम डैमेज हो और एक प्रकार से उन्होंने इस डैमेज कंट्रोल को ये डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, जो कि उस समय हो भी गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीएसपी का तो प्रदर्शन जैसा रहा वो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसलिए अब आकाश आनंद को ये जो दूसरा मौका मिला है, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी राजनीतिक परिपक्वता देश को दिखानी पड़ेगी। मायावती को तो उन्होंने इंप्रेस कर लिया, उनके पैर भी छू रहे हैं और मायावती उन्हें आशीर्वाद भी दे रही हैं, लेकिन अब उनका अगला टास्क ये होगा कि यूपी में जो अब उपचुनाव होने वाले हैं, जिनका इंचार्ज आकाश आनंद को बनाया गया है, अब उनका जो इम्तिहान है, जो उनकी अग्नि परीक्षा है, वो अब थोड़े दिन में ही शुरू हो जाएगी। यानी पद संभालते ही उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है और अभी देखना यह है कि वो इस नई अग्नि परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जो मिलावटी घी के बारे में है। गुजरात के नवसारी में पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम को बड़ी मात्रा में ऐसा घी बरामद हुआ जिसमें असली घी था ही नहीं। इसमें असली घी की जगह पाम ऑयल, क्रीम और ऐसे केमिकल्स मिले हुए थे जिनका नियमित सेवन करने से कैंसर और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। पुलिस का कहना है कि उसने 3000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी बरामद किया है जो बाजार में सुखवंत घी के नाम से बेचा जा रहा था और यह वही कंपनी है जो अकेले गुजरात में प्रतिदिन 5000 से ज्यादा घी के डिब्बे बेचती है और दक्षिण गुजरात में लगभग सभी दुकानों पर इस कंपनी का घी आसानी से मिलता है। लेकिन जांच में पता चला कि यह घी न सिर्फ मिलावटी है बल्कि यह घी एक तरीके से जहर जितना ही खतरनाक भी है। इस घी में बेहिसाब पाम ऑयल मिलाया गया है जिसमें 50% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और इस तेल को अधिक मात्रा में खाने से आपको हार्ट अटैक का खतरा 44% तक बढ़ जाता है। पाम ऑयल के अलावा इस घी को बनाने में ऐसे केमिकल्स और क्रीम का इस्तेमाल हुआ जिन पर प्रतिबंध है और जिनका सेवन करने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घी भारत में खाया जाता है। भारत में आज भी हर 10 में से 8 लोग खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अनुमान है कि हमारे देश में नकली और मिलावटी घी का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। दुख की बात यह है कि मिलावटी और नकली घी खरीदने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जिन्हें सस्ते दाम पर कंपनियां मिलावटी घी बेचती हैं पैसा बचाने के लिए और इस बेईमानी को ना तो हमारी सरकारें रोक पाती हैं और ना ही संबंधित संस्थाएं इस मामले में कुछ कर पाती हैं। देखिए, हमारे देश में एक धारणा यह भी है कि जो देसी घी होता है उसे अमीर और पैसे वाले लोग खाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो देसी घी नहीं खाते, बल्कि है उल्टा। आज के जमाने में जो अमीर लोग हैं उन्हें तो डॉक्टर ने ऐसे ही घी खाने से मना कर दिया है, वो तो ऐसे ही घी और चिकनाई खाते नहीं है। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो हमारे देश में रोज परिश्रम वाला काम करते हैं, सबसे ज्यादा घी वो लोग खाते हैं और सबसे ज्यादा आवश्यकता भी घी की उन्हीं को होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकार पकड़ नहीं पाती और यह सारा नकली घी आसानी से लोगों के पेट में पहुंच जाता है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था
जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का मिलावटी घी पहुंच रहा है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद यह शिकायत की कि बाजार में सरस घी के नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर बेच रहे हैं और बदनामी उनकी हो रही है। माना जाता है कि घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया। और घी को तरल सोना माना जाता है, यानी जो देसी घी है हमारे देश में, शुद्ध देसी घी, उसे सोने के समान माना गया है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए होती है, क्योंकि घी शुद्धता का प्रतीक है जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अब अशुद्ध कर दिया है और अब मिलावटी घी हार्ट अटैक के कारणों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। एक जमाने में जब लोग 80, 90 या 100 वर्ष तक जिया करते थे, तब समाज कहता था कि इन लोगों ने जरूर अपनी जवानी में और बचपन में अच्छा दूध, दही या घी खाया होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आज जब लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है या उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो यही आगे चलकर कहा जाएगा कि इन लोगों ने जरूर नकली और मिलावटी घी खाया होगा, क्योंकि अब घी में होने वाली बेईमानी ने घी को जहर जितना खतरनाक बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी हमारे देश के लोगों में नई आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 84 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने मिलावटी घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ संघर्ष किया था और एक लेख लिखकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी का यह लेख वर्ष 1940 में उनके अखबार, जिसका नाम था हरिजन, यह लेख हरिजन में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा कि घी में वनस्पति तेल और दूसरी मिलावटें उन्हें चिंतित कर रही हैं और इस मिलावट को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। लेकिन सोचिए, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन वो भारत को मिलावटी घी से और मिलावट से आजादी नहीं दिला पाए। और आज उनकी अपील के 84 वर्षों के बाद भी वर्ष 2024 में हम आपको मिलावटी घी से सावधान कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बाजार में मिलावटी घी बेचकर आपकी जान से, आपकी शरीर से, आपकी सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये जो कारखाना है वो विक्की राजेश भाई चोखावाला और लव राजेश भाई चोखावाला चला रहे थे, उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। अभी फूड एंड ड्रग्स के अधिकारी को बुला के ये जो पामोलिव तेल और जो डुप्लीकेट घी है उसको परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है और इसकी कार्रवाई नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन में चालू है। हमारे देश में घी पर 12% जीएसटी लगता है और पाम ऑयल पर, वो पाम ऑयल जिससे नकली घी बनाया जाता है, उस पाम ऑयल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। और यही कारण है कि सस्ते घी के लिए उसमें पाम ऑयल की मिलावट की जाती है और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार को शुद्ध देसी घी पर जीएसटी कम करना चाहिए और घी को प्रीमियम प्रोडक्ट न मानकर उसे प्रमोट करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप मिलावटी घी की पहचान कैसे कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जिस घी में पाम ऑयल मिलाया जाता है वो घी पिघलने में ज्यादा समय लेता है, यानी मुश्किल से पिघलता है। तो पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान, अगर गर्म करने पर घी का रंग गहरा भूरे रंग का हो जाए तो वो असली घी है, लेकिन अगर ये रंग हल्का पीला हो तो फिर ये मिलावटी घी है। तीसरा, घी में सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर अगर उसका रंग गुलाबी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उस घी में केमिकल्स डाले गए हैं। तो इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड लाकर उस घी में डालकर चेक कर सकते हैं कि असली है या नकली है। चौथा और सबसे आसान तरीका है, घी को अपनी हथेली पर रखिए और हथेली पर रखकर यह देखिए कि वो कितनी देर में पिघलता है। अगर घी असली होगा तो वो कुछ सेकंड में पिघलने लगेगा, लेकिन अगर घी नकली और मिलावटी होगा तो वो हथेली पर रखने के बाद भी जल्दी से नहीं पिघलेगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ घी की नहीं है, बात हो रही है मिलावट की।
आज हमारे देश में दूध मिलावटी है, दही मिलावटी है, पनीर मिलावटी है, नकली मसाले हैं, दालें, आटा, चाय पत्ती और अब घी में भी मिलावट हो रही है। आपने कभी सोचा है कि आपको बाजार में पनीर का जो पकौड़ा, एक पकौड़ा 20 से 25 रुपए में मिलता है, उसमें उस पनीर का इतना बड़ा हिस्सा कैसे डाल दिया जाता है जो पनीर 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है? तो इसका कारण यह होता है कि ये पनीर असली होता ही नहीं, ये पनीर नकली और मिलावटी होता है। तो यहां आप ये देख सकते हैं। तो आप बाजार में जब भी जाते हैं खाना खाने के लिए तो जरा चेक करके रखिए। और एक और बड़ी बात यह है कि देसी घी में पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है नकली देसी घी बनाने के लिए। अब पाम ऑयल अगर आपने ज्यादा खाया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल आपने देखा होगा कोविड के बाद से बड़ी संख्या में आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिसमें लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। और हम सब लोग अभी तक सिर्फ कोविड की वैक्सीन पर शक कर रहे थे कि क्योंकि हमने ये वैक्सीन लगवाई, हमने वो वैक्सीन लगवाई, कहीं ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन आज जरा सोच कर देखिएगा, कहीं ये पाम ऑयल का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली देसी घी का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली पनीर का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली मसाले का, नकली दूध का साइड इफेक्ट तो नहीं है। और घी में जिस हिसाब से पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, ये पाम ऑयल आपके शरीर को बहुत नुकसान कर सकता है। आपको नीट पर एक बड़ा खुलासा दिखाएंगे। आज तक की एसआईटी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुफिया कैमरे पर पेपर लीक के सिंडिकेट को पकड़ा है और इससे यह पता चला है कि हमारे देश में नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर कितनी आसानी से लीक हो जाते हैं। आप भी देखिए। कई तरह के हमने बहुत सारे आज देश के सामने इन चेहरों की हकीकत जब पहली बार स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आएगी तो कई परतों में लिपटी नीट पेपर में हुई धांधली की धुंध छट जाएगी। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खतरनाक सिंडिकेट का सच जानने निकले। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संजीव मुखिया के सिंडिकेट का राजदार है। यकीन मानिए, पलंग पर लेटे इस शख्स ने खुफिया कैमरे पर संजीव मुखिया के बारे में जो राज उगला, उस राज ने पेपर लीक माफिया के सरकारी सिंडिकेट की पूरी कलई खोल दी। 4 तारीख की इसकी अटेंडेंस है। उसके बाद फिर मैंने एक चिट्ठी भेजा था, कोई दे गया है उसका जवाब। उसमें वो 6 तारीख को पीएमसीएच में भर्ती हुआ। ये चेहरा भी आप देख लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, पेपर लीक का घिनौना सौदा कितने में हुआ। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बड़े पेपर माफिया ने कबूल दिया। बहुत गौर से पेपर माफिया का कबूलनामा सुनिए। ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये पकड़ाएगा भी। क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना। पैसा कमाया बॉस, इधर 1 साल का। 1 साल पहले भी लड़ा था। उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी। उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा। वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके वो साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 100-200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था। 100-200-400 करोड़ तो अभी 100 करोड़ कैसे कम का मालिक। 700 काम किया इस बार नीट में वो। 700 मिल ही नहीं सकता। आप क्यों मिलेगा? 700 काम किया वो इस बार। 700 स्टूडेंट्स का। 40 लाख से गुना कर दीजिए। ये वही सिंडिकेट है जिसके आगे जांच एजेंसियां, विजिलेंस और एनटीए के तमाम दावे महज कागजी नजर आते हैं। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए चिंतित रहता है, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।